So today we will be starting with the question number 33. पिछले 2 वीडियो मैंने नोटिस किया कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिख नहीं रहा है. मैं रीड कर रही हूँ, आगे चल के वो पेपर आपको दिख रहा है. आई सीरियसली अपोलोजाइज फॉर इट. मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसमें फिर से या तो चेंज कर सकूं या तो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पे डाल दूं, पर इन सब के लिए समय लगेगा, तो बी पेशेंट. एंड अब क्वेश्चन नंबर 33 में बढ़ते हैं. तो ये पहले तो आप समझ लो कि EPRG फ्रेमवर्क की यहाँ बात हो रही है. EPRG फ्रेमवर्क जो कि विंड एंड डुगलस ने दिया था, इसके ऊपर है. ठीक है, और जो ये फ्रेमवर्क है उसी पे हम पढ़ेंगे. तो पहला तो इसमें लिखा है एथनोसेंट्रिज्म. एथनोसेंट्रिज्म इसका मतलब ये है, पहला तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगी वो अपने होम कंट्री को ज्यादा प्रायोरिटी देगी कि भाई हमारी होम कंट्री जो है वो प्रायोरिटी पे है. जो यहाँ के जो भी कल्चर है हम वही सब्सिडरी जो कंपनी है वहां पर फॉलो करेंगे. अब यहाँ पर पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी का नाम आ रहा है, तो ये क्या है? पेरेंट एंड सब्सिडियरी. पेरेंट कंपनी यानी कि जैसे मान लो एक कंपनी ए है, वो फॉरेन की है, लाइक यूएस की है. ठीक है, तो यूएस में उसका हेडक्वार्टर होगा, वो उसके पेरेंट कंपनी है. और इंडिया में उसका एक ब्रांच होगा, तो वो मान लो एक्स. ठीक है, तो इंडिया में जो उसकी कंपनी है दैट इज योर सब्सिडरी कंपनी. एथनोसेंट्रिज्म के अंदर वो ये कहता है कि जो भी मैनेजमेंट हो सब्सिडरी कंपनी का वो उसी की कंट्री से बिलोंग करे, इसलिए क्योंकि दे आर वेरी मच फेमिलियर विद पेरेंट कंपनी में कैसे काम करते हैं, एंड उनके हिसाब से उनका कल्चर प्रायोरिटी पे रहता है. और जो वहाँ की एफिशिएंसी है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनके होम कंट्री के नेशनैलिटी के लोग सब्सिडरी कंपनी में काम कर रहे हैं. सेकेंड केस आता है पी फॉर पॉलीसेंट्रिज्म. नाउ पॉलीसेंट्रिज्म एक मैं लिख देती हूँ. तो पॉलीसेंट्रिज्म यहाँ पर हम होस्ट कंट्री को प्रायोरिटी देते हैं कि जो होस्ट कंट्री है, मतलब अब पेरेंट जो कंपनी है उसने बोला कि ठीक है सब्सिडरी कंपनी यानी इंडिया, जैसे एग्जांपल में मैंने कहा था कि इंडिया के जो नेशनैलिटी के लोग हैं आप उन लोगों को हायर करिए बिकॉज दे आर मच फेमिलियर विद द कल्चर. जो भी इंडिया का कल्चर है वो उससे ज्यादा वाकिफ है, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. ये पॉलीसेंट्रिज्म कहते हैं. फिर आता है थर्ड विच इज योर EPR. R is for regiocentrism, please add it. So regiocentrism ये कहता है रीजनल वाइज. यहाँ पर हम बात करते हैं किसके? रीजनल वाइज, कि रीजन में डाइवर्सिफाइड लोग हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन कि डिफरेंट रीजन के लोग जो है उन्हें आप हायर करो, क्योंकि वो सबके जो कल्चर है वो आएगा एंड प्रोडक्टिविटी वाइज आपको फायदा होगा. तो दैट इज रीजन वाला जो पार्ट है दैट इज पॉलीसेंट्रिज्म का पार्ट ही है, वो पॉलीसेंट्रिज्म का ही. बट होस्ट कंट्री में भी डिफरेंट रीजन से लोगों को लेकर आना, ये जैसे इंडिया में कोई हरियाणा से किसी को हायर कर गया, किसी को साउथ इंडिया से हायर कर गया, ऐसा ना. फोर्थ है आपका जियोसेंट्रिज्म. जियोसेंट्रिज्म लास्ट में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे सबसे कम ध्यान दिया जाता है किसी की नेशनैलिटी का, ठीक, किसी कल्चर का. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी टैलेंटेड हो एंड ग्लोबली अवेलेबल हो उसको हायर कर दिया जाता है. तो अगर इसका आंसर सीक्वेंस में देखें तो इसका आंसर इसी तरह जो EPRG है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि एथनो यानी डी ऑप्शन फर्स्ट है तो क्लियर है. और इसका आंसर जो है वो डी है, DCAB. एथनोसेंट्रिज्म, पॉली एंड देन रीजियो एंड देन जियो. ठीक है, ओके. Now we will be focusing on the next part, मतलब next question पर. तो which one of the following is closest to the nature of decision making? Decision making के नजदीक क्या आंसर है इनमें से? डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, या टू सेल्फ एविडेंट रिक्वायरिंग एन आंसर, decision on a choice after a series of brainstorming, या the process of identifying problems, opportunities and then resolving them. तो इसमें आपको पढ़ना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं हम क्या, प्रॉब्लम्स को या अपॉर्चुनिटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड इसके बाद हम जनरेट करते हैं कि भाई इसके अल्टरनेट सोल्यूशन क्या हो सकते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालना ही है. अब इन सारे अल्टरनेट सोल्यूशन को आपको वे भी तो करना पड़ेगा कि किसकी वेटेज कितनी है. ठीक है, वेइंग ऑफ एविडेंस, ताकि आप चूज कर सको उन अल्टरनेट सोल्यूशन में से. फाइनली आप सिलेक्शन करोगे ऑफ सोल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ सोल्यूशन, देन इम्प्लीमेंटेशन,
डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनली द करेक्शन वाला पार्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड देन रिजॉल्विंग देम। Next question है forecasting technique in which the group consists of persons who are physically dispersed and are anonymous। तो दो चीज की बात की क्या कि वो dispersed हो physically यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से हो, एनोनिमस यानी कि किसी को भी एक दूसरे की आइडेंटिटी ना पता हो। तो इसमें एक एक टेक्निक पढ़ते हैं। डेल्फी टेक्निक जो है, वैसे इसका आंसर सीधी भाषा में बताऊं तो यही है, सीधी क्या किसी भाषा में डेल्फी टेक्निक इसका आंसर है। तो डेल्फी टेक्निक जो है वो होता क्या है, ये डेल्फी टेक्निक है, इसका शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ बस। तो डेल्फी टेक्निक में पहली चीज तो फिजिकली डिस्पर्स होते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। मान लो 3 लोग हैं ए बी एंड सी, और ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सपर्ट होंगे उस फील्ड में, ठीक है। मान लो कि एक सर्वे हो रहा है ऑन द एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रैटेजी ए, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उस केस में अब जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो भाई सीए हैं या जो और भी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। ए बी सी को मान लो बुला लिया। अब ये तीनों को ही एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता है, ठीक है, और तीनों एक दूसरे को क्योंकि आइडेंटिटी नहीं पता है तो एनोनिमस है। क्या है? एनोनिमस। इनको तीनों को सर्वे दे दिया जाएगा, तीनों को फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम लोग का मेन जो एम है वो है क्या, कंसेंसस रीच करना। तो कंसेंसस जो है रीच करना, ठीक, हमारा मेन एम ये रहेगा। अगर वो नहीं अचीव होगा तो हम वापस उनको सर्वे देंगे कि भाई आप जो आपका आंसर है वो बहुत वैरी कर रहे हैं, आप फिर से रीचेक करिए, और हम जो रिजल्ट है वो भी दिखा देते हैं। ऑब्वियसली सर्वे में उनका नाम हम नहीं मेंशन होता है किसने क्या लिखा है, लेकिन हम बताते हैं कि ये मतलब जैसे मान लो 5 आंसर आया ना, आपका 7 है, बहुत वेरिएशन है, आप इसको ठीक करिए, तो मे बी वो 6 तक या 5.6 तक लेकर आए। तो वहां तक हम कोशिश करते हैं कि कंसेंसस रीच हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो सकता। अच्छा, इसका एक ट्रिक और बता दूं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की यहाँ पर सॉरी फोरकास्टिंग टेक्निक की बात हो रही है, मैं इस पे थोड़ा सा हो गया। फोरकास्टिंग टेक्निक जो है डेल्फी टेक्निक ही है इनमें से। कैसे बताती हूँ, तो ये फोरकास्टिंग टेक्निक है। अगर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक की बताऊं तो ये आइडिया जनरेशन की बात करता है। जब आपने सुना होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, लोग आते हैं, एक ब्लैक बोर्ड रहेगा, वहां पर एक फैसिलिटेटर होता है, वो बोर्ड पे सारे लोग के आइडियाज लिखता रहता है विदाउट जजिंग की कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, किसी को रिजेक्ट नहीं करता है। जैसे वो पूरा डन हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद इस पे डिस्कशन होता है, ठीक है। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक ये आइडिया जनरेशन के लिए होता है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ह्यूरिस्टिक जो आइडिएशन टेक्निक है, जैसे नाम बता रहा है, ये भी आइडिया जनरेशन के लिए होता है। ह्यूरिस्टिक आइडिएशन का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको बता देती हूँ इसका एग्जांपल ही। मान लो कंपनी ने क्या किया, अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ए है उसको उसके एट्रीब्यूट्स लिख दिए, ठीक है, और एक कोई नॉर्मल प्रोडक्ट ले लिया बी, उसके एट्रीब्यूट्स लिख दिए। या मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो पेन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले ली, ठीक है। तो पेन में क्या फीचर है, प्लास्टिक का है, ब्लू कलर का है, ठीक है। मैं दो की बात करती हूँ। ऑनलाइन में क्या होता है कि यहाँ पर इंटरनेट से चलता है, ठीक है, इंटरनेट से चल गया, और यहाँ पर आप लेट्स से रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैच, अब इन सारे मैट्रिक्स को नंबर दे दिया। अब कॉम्बिनेशन देखा, देखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन नया मार्केट में नहीं है और प्रॉमिसिंग भी है, जैसे कि प्लास्टिक एंड इंटरनेट, ये चीज कॉम्बिनेशन एक बना, या इंटरनेट एंड ब्लू, या क्या नहीं कहा, ये प्लास्टिक एंड रिकॉर्ड, या ब्लू एंड रिकॉर्ड, ठीक है। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो हमें आइडियल लगेगा, हम उसमें मतलब काम कर सकते हैं। तो दैट इज योर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ न्यू आइडियाज, ठीक है। तो ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया है, इससे भी अच्छे अच्छे होते हैं। भले आपको लगेगा कि यह बहुत सिंपल या बहुत सिली है, बट एक्चुअली इस तरह से काफी नए आइडिया जनरेट हो जाते हैं। डिसीजन ट्री टेक्निक डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, यानी कि इसमें एक चीज और पूछा था एक बार कि मतलब एंड में शुरुआत लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो लेफ्ट पे प्रॉब्लम होता है, सोल्यूशन उसका राइट पे रहता है, एंड जैसे 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 ब्रांचेस निकलते जाते हैं एकदम ट्री की तरह दिखने लग जाता है, इसलिए इसको हम डिसीजन ट्री टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, डेल्फी टेक्निक। और बाकी क्यों नहीं, क्योंकि ये सब तो फोरकास्टिंग टेक्निक थे ही नहीं। ओके, when managers, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, when managers commit errors of over optimism in evaluating merger, ठीक है, जब वो मर्जर अपॉर्चुनिटीज को इवेलुएट करने में ओवर ऑप्टिमिज्म यानी कि ओवर इवेलुएट कर जाते हैं अपने प्राइड की वजह से, एनिमल स्पिरिट की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है।
इसका सही आंसर है ह्यूब्रिस हाइपोथेसिस। और क्यों वो बता देते हैं। पहले तो बात करते हैं मैनेजरियलिज्म की। जैसे ना हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, क्या हम बोलते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है हम ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर, एक मिनट, एंटरप्रेन्योर प्लस एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का कॉम्बिनेशन होता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। ये तो लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, जगह भी नहीं बचती इसमें, ठीक है। तो मैनेजरिज्म भी वही होता है, क्या होता है ये मैनेजर, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूँ, नहीं तो पूरा एकदम भर जाएगा और दिखेगा ही नहीं अच्छे से। तो ये होता है मैनेजर प्लस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर काम कर रहा है, प्लानिंग कंट्रोलिंग जो भी फंक्शंस कर रहा है, वो मैनेजरिज्म है। इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग मतलब इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको कुछ हिंट या कुछ सिग्नल मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग कैसे हो सकता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, या इनफैक्ट जो स्टॉक मार्केट में तो यही होता है, डिविडेंड के बेसिस पे इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि कंपनी की मार्केट मतलब वैल्यू क्या होगी या उनका रिटर्न कैसा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी डिविडेंड देने में कामयाब है तो उनको ये लगेगा कि भाई कंपनी अच्छी चल रही है, हम और स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, या इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी। या एक एग्जाम्पल और है न्यू स्टॉक। मान लो कोई कंपनी न्यू स्टॉक निकाल रही है तो उनको लगेगा कि अच्छा ये कंपनी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, विच इज गुड, तो वहां पर भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या हिंट निकला, यही इन्फॉर्मेशन सिग्नलिंग है। ह्यूब्रिस हाइपोथेसिस, ह्यूब्रिस का मतलब ही एरोगेंस होता है, एरोगेंस या ओवर इवैल्यूएशन होता है। इसका मतलब है कि मैनेजर जब अपने हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब कि आपने पहले से एक स्टेटमेंट बना रखा है, ठीक है, एक प्रेडिक्शन, जनरल प्रेडिक्शन आपने कर रखी है कि मतलब जो ओरिजिनल कंपनी है उनकी मैनेजमेंट कैपेबल नहीं थी उस कंपनी को प्रॉफिट तक ले जाने के लिए, लेकिन हम अगर इसे मर्ज करते हैं तो हम कैपेबल इतने हैं कि हम इसको अच्छा प्रॉफिट पे पहुंचा सकते हैं। तो ये तो आपने प्रेडिक्शन कर दी, ऊपर से एरोगेंस में की है। तो इसका आंसर क्या है, ह्यूब्रिस हाइपोथेसिस। सिटिंग ऑन गोल्ड माइन बिल्कुल कैश काउ की तरह होता है। जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट होता है लंबे समय तक, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे होते, वो वैसे वैसे ही पड़ा है, लेकिन क्योंकि उसकी मार्केट शेयर ज्यादा थी आपके उस समय, तो अभी भी इनफैक्ट मैच्योरिटी पीरियड पे चल रहा है, तो जितना ज्यादा आप कैश उससे निकाल सकते हो पूरी कोशिश करते हो। वैसे सेटिंग ऑन गोल्ड माइन का भी है कि आप जब तक मतलब वो फुली यूटिलाइज नहीं हुआ आप उसको पूरा निचोड़े पड़े हो, यही है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। The major fact that allowed portfolio theory to develop into capital market theory, ये जो पोर्टफोलियो जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं, देखो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी है और एक मार्कोविट्स ने जो थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं मीन वेरिएंस, एक मिनट, मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो थ्योरी थी। तो जो मार्कोविट्स ने ये थ्योरी थी, इसमें इसकी बात हो रही है कि इसमें ना रिस्क फ्री एसेट की बात की गई थी, ठीक है। रिस्क फ्री एसेट मतलब कि जो इन्वेस्टर है वो कोशिश करेगा कि उसको कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। और यही फैक्टर को लेकर चलकर लेटर में CAPM का मॉडल बना था जो कि कैपिटल मार्केट थ्योरी है, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन में ट्रिक क्या था, इन्होंने क्या गड़बड़ की थी, देखो रिस्क फ्री एसेट्स तो सही आंसर है, होमोजेनस एक्सपेक्टेशन, इनफिनाइट डिविजिबिलिटी ऑफ एसेट, एब्सेंस ऑफ टैक्स ट्रांजैक्शन या फ्लोटेशन कॉस्ट, ये तीनों चीजें इस CCAPM मॉडल के असम्पशंस हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये तो सब सही है, बट इसमें पूछा है कि पोर्टफोलियो थ्योरी से क्या फैक्टर निकाल के CAPM बना था, तो वो रिस्क फ्री एसेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेशनल नेगोशिएशन जो होती है, ठीक है, एक मिनट फिर से मैं जूम कर देती हूँ। इंटरनेशनल नेगोशिएशन इज अ 7-step प्रोसेस कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। तो अब आपको बताना है इसका सीक्वेंस। देखो ये चीज समझने के लिए आप इंटरनेशनल नेगोशिएशन है यार, इंटरनेशनल को हटा भी तो भी आप सॉल्व कर लोगे। किसी भी नेगोशिएशन का एंड क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट जो होता है वही तो किसी भी एक मिनट में ब्लैक फॉन्ट यूज करती हूँ, अग्रीमेंट सबसे लास्ट में नेगोशिएशन होता है, तो ऑप्शन जी जो है वो लास्ट होगा। एंड बाकी सारे ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो लास्ट केवल ऑप्शन बी में, मैं अभी दिखा दूंगी ऊपर भी करके, लेकिन जी वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी में ही है, ठीक है। तो ये सही है। अब देखो शुरुआत में क्या आएगा, प्रिपरेशन। तो इसमें देखो सी फर्स्ट पे है, प्रिपरेशन भी है, फिर ई स्ट्रैटेजी। देखो मैं एक बार इसे सीक्वेंस कर देते हैं फिर मैं बताती हूँ क्यों कैसे हुआ। A4 F5 B6 एंड 7, ओके। पहले आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि आपको क्या प्रपोजल लेके जाना है, किस चीज, मतलब जैसे आप नेगोशिएट करोगे, जैसे मान लो आप नॉर्मली नेगोशिएट भी करते हो, ठीक है, मान लो मुझे नॉर्मल नेगोशिएट भी करना है, मुझे
अपने दोस्त नहीं, चलिए छोड़िए, आप ये सोचिए कि आपको अपने नए क्लाइंट है उनसे बात करनी, नेगोशिएशन करनी है, रीच करनी है, ठीक है। आपने पहले प्रिपेयर किया सब चीजें, फिर आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि ठीक है मैं ये प्रपोजल लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी, ठीक है। थर्ड आपने क्या किया, जब आप उनसे मिले, आप उनसे बातचीत करोगे, पहले थोड़ी प्रपोजल दे दोगे, पहले बातचीत करोगे, हाँ ये बात है, ये चीज है, अपना बिजनेस कार्ड दोगे, फिर क्या करोगे, फिर आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे या अपना ऑफर एक्सचेंज करोगे कि मैं ये प्रपोजल लेकर आया हूँ, आप बताइए, जो भी है इन्फॉर्मेशन सब बताओगे, फिर परसुएट करोगे कि भाई खरीद लीजिए। 6 आप कंसेशन, मतलब अब जो भी आपको डील में लगता है कि हाँ इस चीज को हम मतलब नेगोशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो चीज है। 7th लास्ट में क्या होगा, फाइनली अग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है आपका इंटरनेशनल नेगोशिएशन में भी, कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो आपको समझ में ना आए। जैसे कि मैंने कहा था, किसी भी ऑप्शन में आप देख लो, सी ऑप्शन डी में भी जी ऑप्शन लास्ट में नहीं था, इसी वजह से मैंने उसे टिक किया। अब इसमें बढ़ते हैं, इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसमें 4 टर्म लिखे हैं, इंटरैक्शनलिज्म, प्रोडक्टिविटी अप्रोच, कंटिजेंसी एंड एचआर अप्रोच। तो आप एक एक करके मतलब समझो। अब इसमें सबसे इजी क्या लगता है, कंटिजेंसी, क्यों, क्योंकि भाई ये सिचुएशनल अप्रोच है, ठीक है। सिचुएशन, अब इसको पढ़ लेते हैं एक एक करके। ह्यूमन बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम अ कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायरेक्शनल इंटरैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द सिचुएशन। देखो यहाँ सिचुएशन आया, इसका मतलब ये नहीं कि कंटिजेंसी, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन की भी बात हो रही है। ऑप्शन 1 जो है ये इसका आंसर है। कैसे, इंटरैक्शनलिज्म का मतलब है इंटरैक्शन प्लस सिचुएशन। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिपेंड करता है इस फैक्टर पे कि वो बाकी दूसरों से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, क्या सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीपल आर सेंट्रल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे मस्ट बी डेवलप टू देयर पोटेंशियल। कि पीपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर पे आते हैं, यानी रिसोर्सेज हैं, एंड उनकी पोटेंशियल को हमें डेवलप करना है। ये एचआर अप्रोच है, क्योंकि एचआर अप्रोच में ही एचआरडी आता है, ये उसी का पार्ट है। नेक्स्ट है, मैनेजर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैनेजर की एफिशिएंसी इस चीज में है कि वो रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। जब भी रिसोर्सेज की बात और यूटिलाइजेशन की बात आती है, कंजप्शन की, यूटिलाइजेशन की, सब प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है कि कितने इनपुट पे, एफिशिएंसी क्या होता है कि कितने इनपुट पे आपने कितना आउटपुट बनाया, यही तो होता है। फिर आता है लास्ट, द बिलीफ दैट देयर इज नो वन बेस्ट ऑप्शन। ये तो सबको पता है कि कंटिजेंसी सीधी बात बोलता है कि कोई वन बेस्ट ऑप्शन नहीं अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन पे, एंड सिचुएशन वाइज आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो अब इसका सही आंसर भी देख लेते हैं। ओके, तो हमने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग, ए पहला था 1, फिर था 4, 1 4 पहले देख लेते हैं कि इसमें यही है, 1 4, सी का 2 एंड डी का 3। ये आंसर सही है, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नंबर 40, the difference between the point estimate and true value of population parameter being estimated is known as। तो इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि ये पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है। पहले तो आप ये समझो कि पॉपुलेशन और सैंपल क्या होती है। पॉपुलेशन मान लो 100 थी, ठीक है, उस 100 लोगों में से मैंने एक सैंपल ले लिया, मे बी ऑफ 30 पीपल, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सैंपल है एंड ये पॉपुलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल चीज था। पॉपुलेशन के जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, स्टैटिस्टिक जो होता है पॉपुलेशन का, उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर, और सैंपल को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक। ओके, ये दो चीज आपको पढ़ना है। अब सेकंड चीज क्या है, पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है। पॉइंट एस्टिमेट कुछ और नहीं है, बस जब आप सैंपल के स्टैटिस्टिक को स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हो, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक, वही आपका पॉइंट एस्टिमेट होता है, स्टैटिस्टिक। ओके, फिर अब आता है कि ओके, अब ये ऑप्शन पढ़ते हैं, सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन योर पॉइंट एस्टिमेट, जिसको हम बेसिकली स्टैटिस्टिक में हम सैंपल स्टैटिस्टिक भी कहते हैं, सैंपल स्टैट्स, माइनस योर पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। तो आपके जो सैंपल है और पॉपुलेशन में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसी को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। एस्टिमेशन एरर का मतलब ये होता है कि आपने जो एक्चुअल वैल्यू है
एक मिनट, एक्चुअल वैल्यू यानी कि पॉपुलेशन की जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी और एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड, एक मिनट ये वाइट नहीं है इसलिए ये आगे दिख ही नहीं रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ आइए आप। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को एस्टिमेशन कहते हैं कि आपने एस्टिमेशन में गलती कर दी, जो एक्चुअल वैल्यू था उससे एक्सपेक्टेड वैल्यू गलत आया है। एक्चुअल वैल्यू मैं क्यों कह रही हूँ पॉपुलेशन पैरामीटर, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो पॉपुलेशन की ही होती है, आपने पॉपुलेशन को ही तो रिप्रेजेंट करता है सैंपल। और एक्सपेक्टेड वैल्यू वो इसलिए क्योंकि आप पॉपुलेशन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, आप सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हो इसलिए। प्रोबेबल एरर का मतलब क्या है? प्रोबेबल एरर का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ प्रोबेबल एरर का ना पॉइंट एस्टिमेट से लेना देना नहीं है, ये सीधा सीधा इंटरवल एस्टिमेट की बात करता है। इंटरवल एस्टिमेट मतलब कि जब आपका रेंज में हो, इंटरवल में हो, ठीक है, यानी कि 50% ऑफ डेटा आपका इंटरवल के अंदर आ रहा है, 50% आपका आउटसाइड आ रहा है, ये कह रहा है प्रोबेबल एरर। स्टैंडर्ड एरर ये कहता है कि क्या एक्यूरेसी है, क्या एक्यूरेसी है कि आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब अगर हम क्वेश्चन में फोकस करें कि डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेट एंड पॉपुलेशन पैरामीटर क्या चीज है, तो वो सैम्पलिंग एरर एंड एस्टिमेशन एरर है, क्योंकि दोनों ही चीजों में, जैसे इसमें तो क्लियरली लिखा ही है, सैंपल स्टैटिस्टिक माइनस या पॉइंट एस्टिमेट माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर, और ये मैं बता चुकी हूँ कि एक्चुअल वैल्यू मतलब पॉपुलेशन पैरामीटर ही होता है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि सैंपल स्टैटिस्टिक होता है। तो ऑप्शन ए एंड बी सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है एकदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, Human resource selection is concerned with the activity of select a suitable pool of candidate, नहीं ये रिक्रूटमेंट का पार्ट है। Always being simulated by department of an employee, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। Always ascertaining a candidate personality to ensure a suitability fit, ये भी बिल्कुल गलत है। Applying appropriate technique to select a candidate, ये ऑप्शन एकदम सही है। मैं इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करी क्योंकि ये ऑब्वियस है कि सिलेक्शन जब आप करते हो तो इसमें आप कई टेक्निक्स लगाते हो उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए, और वही सिलेक्शन पार्ट में आता है। ओके, जैसे कि एप्लीकेशन ब्लैंक हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सारी चीजें अभी आगे क्वेश्चन में भी आएंगी, इसलिए मैं इसका डिटेल में नहीं पढ़ा रही। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, अच्छा ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स का बताना है। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए हमेशा BIS का हॉलमार्क यूज होता है, ठीक है। इसके जो स्टैंडर्ड है वो ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट ISI मार्क जो है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, ये भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो एगमार्क करता है, और लास्टली प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स FPO करता है अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए का 4, एक सेकेंड मैं गलत बोल रही हूँ, ए का 3 ऑप्शन है, ए का 3, मतलब मैंने आंसर से बताया पर ये दिख नहीं रहा था इसकी वजह से, तो ए का 3, हाँ ये दोनों ऑप्शन में भी है। फिर बी का एग्रीकल्चर का 4 है, तो ऑप्शन डी सही है। क्या है आंसर? डी इसका सही है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये पढ़ लेना आप, एक मार्क वाला बिल्कुल, क्योंकि ये आता भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपर कंपटीशन, तो इसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा कि हाइपर कंपटीशन होता क्या है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइपर कंपटीशन। हाइपर कंपटीशन का मतलब है कि एकदम हाइप लेवल पे, मतलब ज्यादा लेवल पर क्या चीज, कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्सेस, कॉम्पिटेटिवनेस जो है वो ज्यादा होती है, प्लस इनोवेशन जो है ज्यादा होती है, तो न्यू इनोवेशन होती रहती है। ये दो चीज अगर आपको पता रहेगी तो आप ये सॉल्व आराम से कर लोगे, ठीक है। कॉम्पिटेटिवनेस ज्यादा होती है, इनोवेशन ज्यादा होती है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, इसमें बोला है पहले तो नॉट, ये चीज ध्यान रखना। कॉम्पिटिशन गेट बोल्ड अग्रेसिव एंड हॉस्टाइल विद डायनेमिक मूवमेंट्स, बिल्कुल सही है। हाइपर कॉम्पिटिशन का मतलब ही ये है। शॉर्टर प्रोडक्ट एंड डिजाइन लाइफ साइकिल, ये कैसे चेक करेंगे यार, अगर कॉम्पिटेटिवनेस ज्यादा है, ठीक है, यानी कि आपको प्रोडक्ट चल ही नहीं पा रहा है क्योंकि इनोवेशन ज्यादा हो रही है, नए नए प्रोडक्ट आए जा रहे हैं, तो शॉर्टर प्रोडक्ट हो गया है। डिजाइन लाइफ साइकिल छोटी क्यों है? क्योंकि नए नए प्रोडक्ट लेकर आओगे। अच्छा, ऐसे कंपनी क्यों करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि जब कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, अब अगर वो एक ही प्रोडक्ट पे स्टिक रह गई और वो इनोवेट नहीं की तो उसको वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाती रहती है ताकि कुछ समय के लिए तो उसको फायदा रहे, सस्टेन तो करे, चांसेस तो ज्यादा है कंपैरेटिवली। इस वजह से यहाँ पर शॉर्टर प्रोडक्ट एंड डिजाइन लाइफ साइकिल होता है। अनसर्टेनिटी तो बहुत रहती है, तभी तो डायनेमिक है। तो अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्रीजेस अलोंग विद हेट्रोजेनेसिटी, क्योंकि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट बिकम्स हाई, नहीं, क्योंकि फाइनेंसिंग का हाइपर कंपटीशन से या कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है।
Okay, next question. Budgeting is closely related to planning in an organization. It involves 4 stages and the correct sequences. 4 स्टेज की बात की गई है और हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो इसके लिए ज्यादा वो टेंशन नहीं लेनी है। जो कि प्लानिंग का होता है वही चीज आपको फॉलो करना है। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में पहला होता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग, उसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव तो बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़ी चीज होगी कि आपका जो मिशन है या विजन है, मिशन एंड विजन। जैसे मान लो कि मेरी कंपनी का मिशन है कि अगले 10 साल के अंदर 2.34 करोड़ जो है कमाए, और उस विजन मेरा मतलब विजन ये है, विजन मेरा ये है कि मेरा मार्केट में शेयर जाता हो। ठीक है, अब गोल मेरा क्या होगा, गोल सपोज मेरा शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गोल। जैसे मेरा गोल हो गया कि 2.24 रीच करने के लिए लेट्स सपोज कि मुझे सेल करनी है अराउंड 20 लाख पर ईयर। मैंने कोई मैथमेटिक्स नहीं किया, मैं सिंपल ऐसे रफली एक हाइपोथेसिस लेके चल रही हूँ। अब गोल के बाद क्या आएगा, स्ट्रैटेजी। यार गोल तब जब तक आप अचीव नहीं करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होगा। तो आपने क्या किया, आपने स्ट्रैटेजी बनाई जो कि क्या होता है, सेट ऑफ एक्शन टू अचीव योर गोल्स। एंड फाइनली आपका प्रिपरेशन होगा या इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस केस में तो प्लानिंग बनेगी, इस केस में एक प्लान सेट होगा, और इस केस में क्योंकि बजटिंग की बात हो रही है तो बजट होगा। प्रिपरेशन और बजट इन्होंने चाला कि ये सारे ऑप्शन प्रिपरेशन और बजट दे दिया है। स्टार्टिंग क्या था, ऑब्जेक्टिव। देखिए सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन ए एंड बी में। फिर क्या था, गोल सेट करना। देखो लेइंग डाउन दी या स्पेसिफाइंग द गोल्स, ऑप्शन ए सही है। लेइंग डाउन द स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन और बजट, ये इसे मैंने समझा चुकी हूँ, मैं इसमें और डिटेल नहीं जा रही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन रीजनिंग का, इसको भी पढ़ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इंसेंटिवाइज एक्सपोर्टर्स ऑफ द कंट्री। यानी कि कंट्री में जो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको फॉरेन की ट्रेड पॉलिसी जानना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि फॉरेन का मॉनेटरी वैल्यू अलग है। ठीक है, करेंसी अलग है, फ्लक्चुएट होता है, एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट होगा, इसलिए आपको उनकी पॉलिसी जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड केसेस है ड्यू टू द सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये एक रीजन है। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि भाई इनकी जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें इन्होंने जो आपके रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस की मूवमेंट, उस पे रोक लगा रखी हो। जैसे कि अगर लेबर की मैं बात करूं, एग्जांपल लेबर, तो लेबर के लिए माइग्रेशन, ये सब चीजें, बहुत चीजें यार आपको कंट्री का फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो एक हो सकता है आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है, बहुत सारी मतलब इसमें फैक्टर्स आएंगे जो कंसिडर करना पड़ता है, एंड इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको फॉरेन का ट्रेड पॉलिसी पता हो। रीजन में दिया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफ अ कंट्री टू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन। की बात सही है कि आपको फॉरेन के बात पता होना चाहिए, बट क्यों, वो तो एक्सप्लेन किया ही नहीं है। तो ये दोनों ही बात सही है, बट इट इज नॉट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर बी है इसका। ओके, gains to, ये क्वेश्चन नंबर 46, gains to corporate restructuring originates and derive from। corporate restructuring क्या होती है, कॉर्पोरेट को रीस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो आप, 3 वे में कर सकते हो। पहले तो मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड की बात करती हूँ। इनडायरेक्ट मतलब इनऑर्गेनिक रूट। दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हो, कैपिटल को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, कैपिटल को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो। और थर्ड है कि आपने क्या किया, आपने ऑपरेशन में चेंजेस ला दिए। या तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन या सिंगल सिंगल या किसी भी दो का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन पे बढ़ते हैं। रिसोर्स की रीएलोकेशन बिल्कुल सही। मार्केट पावर, हाँ मार्केट पावर चाहिए तभी तो हम इक्विटी ये सब चीजें कैपिटल का रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ऑपरेशन साइनरेजिंग, ये ऑपरेशन वाला। मैक्रो कंडीशन नहीं होगा। अब इसका एक चीज और है, इसका ट्रिक ये भी है सिंपल। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है कि नहीं, आउटसाइड तो होगा नहीं। और मैक्रो कंडीशनिंग का मतलब है, आपने तो बड़े स्केल पे बोल दिया, जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, तो ये चीज तो इसमें होगा नहीं। इसलिए तो इसका आंसर है ए, बी एंड डी, जो कि है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग जो है इसमें इतना हार्ड नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। मीन बैलेंस पोर्टफोलियो क्राइटेरिया भी मैंने बताया था कि मार्कोविट्स है। और साइज एंड बुक ऑफ द मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो। ठीक है, ये फार्मा एंड फ्रेंच ने दिया था।
CAPM दिया था शार्पा, लिंटा एंड मॉसन ने। मैं बस एक बार मार्क कर दो फिर बताती हूँ। एंड डेरिवेटिव वाला था ब्लैक एंड स्कॉलर्स ने, ठीक है, ये ऑप्शन डी। तो डी का 1 ये रहा, बी 4, ए का 4, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, बी का 3, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्यू। देखो पहले तो आप डेरिवेटिव प्राइसिंग का समझो। डेरिवेटिव प्राइसिंग, डेरिवेटिव क्या होता है, ऑप्शंस ही तो होते हैं ना, और हेजिंग टेक्निक्स ये सब में तो आते हैं। तो जब हम ऑप्शन की बात करते हैं, स्पेशली कॉल एंड पुट ऑप्शन की, उनकी प्राइसिंग क्या होगी, ये वो डेरिवेटिव प्राइसिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा मल्टीपल चीजों पे, जैसे कि इसकी वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है वो लेकर, स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है ऑप्शन की उस समय, जब आप खरीदोगे या बेचोगे तो उस समय उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है। फिर आपका आ जाएगा मतलब ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैं कुछ फैक्टर्स बता रही हूँ बस। स्टॉक का प्राइस क्या है, या टाइमिंग क्या है, किस समय पे आप ले रहे हो, या मतलब इसमें बहुत सी चीजें आएंगी आपकी। उसके बाद मैंने क्या बताना है, कैपिटल एसेट, CAPM मॉडल। CAPM मॉडल जो लिंटनर, शार्प एंड मॉसन ने दिया था, जो कि मार्कोविट्स मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो का के उस मतलब बेस था उस पर, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। तो CAPM मॉडल में आपको ये पढ़ना है कि यहाँ पर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन ड्यू टू, या मतलब बेसिकली यहाँ पर हम रिस्क फ्री एसेट की बात कर रहे हैं, तो रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा और इन ब्रैकेट मार्केट रिस्क माइनस जो रिस्क वो रिस्क फ्री वाला है वो। तो इसमें बीटा क्या है, ये है आपका सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, डाइवर्सिफाइएबल। और अगर डाइवर्सिफाई कर सकते हो पोर्टफोलियो का तो वो क्या हो जाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क, ओके। फिर इसमें पढ़ने की जरूरत है मीन वेरिएंस। मीन वेरिएंस मैं बार बार बोल रही हूँ, मीन वेरिएंस होता है क्या है, मीन का मतलब यहाँ पर है आपका, एक मिनट, ओके, रिटर्न। तो आप क्या करते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट को लेते हो, ठीक है, ABC लिया, इसमें देखा कि इसका मीन कितना है, मान लो 1.5 है, इसका 2 है, इसका 3.5 है। अब वेरिएंस निकालोगे कि मीन से कितना ये वेरिएट कर रहा है। इन दोनों कंसिडर करते हुए आप वो पोर्टफोलियो चूज करोगे जिसका रिस्क कम, रिस्क हो, रिटर्न ज्यादा हो, ठीक है। यही होता है। मैं इसमें ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मर्जर्स एंड इक्वेशन आर एग्जांपल ऑफ व्हिच स्ट्रेटजी। एनसॉफ की मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि एनसॉफ मैट्रिक्स होता है क्या। एनसॉफ मैट्रिक्स बेसिकली ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ की। किसके थ्रू, दो चीज के थ्रू, या तो मार्केट में चेंज होगा या तो एग्जिस्टिंग होगा, लाइक एग्जिस्टिंग और न्यू, या प्रोडक्ट में भी सेम चीज होगा, या तो एग्जिस्टिंग होगा या तो होगा न्यू। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया था, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, ओके। और इसमें 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 एंड 4, ओके। अगर मैं एग्जिस्टिंग और यहाँ पर भी एग्जिस्टिंग है, क्या यहाँ मार्केट है, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ न्यू मार्केट है और यहाँ न्यू प्रोडक्ट है, ओके। तो उस केस में क्या होगा, अगर एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो ये पेनिट्रेशन है, मार्केट की पेनिट्रेशन है, मतलब कि आप और मार्केट में डीप जा रहे हो, ठीक है। आपने ऑलरेडी आप पेन बेच रहे थे, अब और उसी पेन को और इसी मार्केट में और मार्केटिंग कर रहे हो, तो पेनिट्रेट कर अपना मार्केट शेयर जो है, मार्केट की जो शेयर है वो इंक्रीज कर रहे हो। ये सबसे कम रिस्की होता है, ठीक है। कम रिस्की क्यों है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो उस मार्केट में, आपका प्रोडक्ट भी लोग जानते हैं, तो ये रिस्कियर कम है, लेस रिस्क, ओके। कमिंग बैक, अगर न्यू मार्केट है और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट को डेवलप कर रहे हो ना, तो मार्केट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ये तब होगा जब आपको आपका ब्रांड की जो रेपुटेशन है, ब्रांड की रेपुटेशन जो है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है। इसकी वजह से आप नए मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो आसानी से। इसमें भी रिस्क है, बट अगेन रिस्क थोड़ा कम होता है अगर आपके पास अगेन प्रोडक्ट की जो ब्रांड है, एग्जिस्टिंग ब्रांड जो है उसकी अवेयरनेस ज्यादा, रेपुटेशन अच्छी है। अगर आपका प्रोडक्ट नया हो और मार्केट एग्जिस्टिंग हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया।
प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि आप नया मार्केट मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके जा रहे हो। ये तब पॉसिबल है जब आपका R&D जो है, R&D डिपार्टमेंट यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका बहुत अच्छा काम करता है, तब आप कर सकते हो। आपका मार्केट शेयर अच्छा है, मार्केट शेयर आपका अच्छा है, तो आपको लगता है कि हाँ नए प्रोडक्ट लाऊंगा तो भी बिक जाएगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा। ये भी रिस्क है अगेन, बट अगेन डिपेंड्स, अगर आपका मार्केट शेयर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यू मार्केट हो, प्रोडक्ट भी नया हो, तो ये हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन, कि आपने फुल्ली नया मार्केट लेकर आ गए और नया प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, एकदम रिवोल्यूशन हो गया है। तो ये जो होता है ये मोस्ट रिस्कियर होता है। या एक मिनट, ये होता है आपका मोस्ट रिस्कियर, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट भी नया है और आपका मार्केट भी नया है। अब इसमें पूछा क्या है कि ये हाँ मोस्ट रिस्क की जो डाइवर्सिफिकेशन है ये मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू होता है, ठीक है, एक्विजिशन के थ्रू। ओके, एक मिनट, हाँ, तो इसका जो आंसर है वो होगा मर्जर एक्विजिशन में न्यू प्रोडक्ट, और वो तो दोनों ही नया है, तो ये होगा न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। The basic thrust of strategic decision making and the process of strategic management is to make a choice regarding the courses of action to adopt, which is the primary task of senior management. इसमें सेशन ये बोल रहा है कि strategic decision making, पहले तो strategy मैंने पहले बता दिया कि strategy का मतलब होता है set of action जो आप करते हैं to achieve your goals through which you are able to achieve your objective mission, ठीक है, जो होता है objective के अंदर वो achieve करने में help करता है। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टू मेक अ चॉइस रिगार्डिंग द कोर्स, मतलब कि क्या है कि मान लो जब मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, मेरे पास स्ट्रैटेजी 1 2 3 एंड पता नहीं कितने स्ट्रैटेजीज होंगे, लेकिन मेरे पास 5 स्ट्रैटेजी मैक्सिमम, ठीक है, अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज। मेरा जो गोल है वो है कि मुझे इस महीने 2 लाख का सेल करनी है, तो या मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए गोल ये है। तो मैंने क्या बोला कि मेरा जो स्ट्रैटेजी 2 है ये ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, इसी को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं, कि स्ट्रैटेजी को मैनेज करते हुए चलना, कि कौन सा बेस्ट चॉइस होगा जिससे आप अडॉप्ट करोगे तो आपका जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुली अचीव होगा, और ये प्राइमरी टास्क होता है। अगर आप सीनियर मैनेजमेंट में हैं तो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना ये प्राइमरी टास्क होता है। रीजन दिस इज सो बिकॉज द बेसिक कंसर्न इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टू सीक आंसर टू क्वेश्चन व्हाट इज अ बिजनेस, व्हाट विल इट बी एंड व्हाट शुड बी। ये जितने भी क्वेश्चन है ये किसके पार्ट है, मिशन क्या, मैंने पहले बताया है कि स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट गोल है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव यानी मिशन एंड विजन, ठीक है, तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और यस असर्शन इज द करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, आई मीन रीजनिंग जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन के। ऑप्शन ए सही आंसर है, जिन्होंने देख नहीं पाए, जिन्होंने सुना नहीं अच्छे से वो नोट कर लें। नेक्स्ट है क्वेस्ट के ऊपर। अब देखो क्वेस्ट ऐसी चीज हमने पढ़ा होगा, बट इतना डीप में तो नहीं पढ़ा था, और नेट वाले ऐसे ही करते हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ो थोड़ा डीप में पढ़ के चलो, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, फिर भी मैं बता ही देती हूँ, आप जितना मैं बता रही हूँ और भी जो पेपर से सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो क्वेस्ट है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट स्कैनिंग टेक्निक। क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, ये क्वेस्ट जो है ये इसलिए करता है क्योंकि ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। मतलब होता क्या है कि साल में जब भी किसी भी इंटरवल पे ऑर्गेनाइजेशन मीटअप का होता है, जिसमें जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है या कुछ एग्जीक्यूटिव्स है उनको बुलाया जाता है और डिस्कशन होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो ट्रेंड चल रहा है उस पे, और उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी जो है बनाई जाती है। तो उसके सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन फेज, ठीक है, प्रिपरेशन फेज का मतलब है कि आपने यहाँ पर सबको बुलाया, क्या क्या मीटिंग होगी, क्या क्या इन्वायरमेंटल ट्रेंड चल रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगे, ठीक है, मतलब इसका जो भी है इस पे नोट हुआ होगा, सब चीज इसमें ध्यान दी जाएंगी। फिर आता है डाइवर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट प्लानिंग फेज। डाइवर्जेंट प्लानिंग फेज का मतलब है कि अब यहाँ पर जाके प्लानिंग होगी, सारी जो भी एक सेकेंड, यहाँ पर सारे जो भी आपके इन्वायरमेंटल ट्रेंड है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपनी में, सब डिस्कशन होगा। एंड देन आता है ऑप्शन इनफैक्ट सॉरी मैं इस ऑप्शन से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, सिनेरियो डेवलपमेंट फेज।
तो सिनेरियो डेवलप होता है यहाँ पर मतलब जैसे ये मान लो कि एनवायरमेंट में कोई ट्रेंड, या इसका तुम ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल कोविड, कोविड की वजह से अब प्रिपेयर होगा क्या, सारे लोग मीटिंग करेंगे, सब डिसाइड होगा कि कौन कौन आ रहा है, नोटबुक कहाँ क्या वेन्यू होगा, सब चीज। डाइवर्जन प्लानिंग फेज में उन्होंने देखा कि कोविड की वजह से एनवायरमेंटल ट्रेंड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बहुत, सेल पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, ये सब डिस्कशन होगा। देन इन्होंने सिनेरियो डेवलप किया विथ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, कि सिनेरियो अगर ऐसा होगा, मान लो ए सिनेरियो, तो इसमें हम स्ट्रैटेजी ए हैश करेंगे, बी अगर है तो हम स्ट्रैटेजी बी करेंगे, ऐसा कुछ करके इन्होंने सिनेरियोज डेवलप किए। इसमें फिर फाइनली आते हैं ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन फेज। इसमें ये होता है कि अब जो सिनेरियोज है, नंबर ऑफ सिनेरियोज, उसमें से जो सिनेरियो सबको रिव्यू किया जाएगा और एक सिनेरियो सेलेक्ट, एक या दो जो सिनेरियोज है सेलेक्ट किए जाएंगे, और देखा जाएगा कि इनकी जो स्ट्रैटेजी अगर उसे अप्लाई करते हैं तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेस्ट का बेसिक सीक्वेंस है। इसके आंसर देखते हैं क्या होगा फिर उस हिसाब से। ऑप्शन देखो इसमें लिखा है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, इवैल्यूएशन फेज, फीडबैक, एनालिसिस फेज, ये होता ही नहीं है पहली बात तो क्वेस्ट में, तो ये तो गलत है। फिर सेकंड भी गलत था। डेवलपमेंट फेज, स्कैनिंग फेज, इवैल्यूएशन, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, नहीं ये भी गलत है। स्कैनिंग फेज, सेगमेंटेशन, जनरेशन एंड रिव्यू फेज, एक सेकेंड, हो सकता है मैंने शायद आपको एक चीज गड़बड़ बता दी है, बस सेगमेंटेशन। ओके, तो मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी है, और मैं बताती हूँ क्या। मैंने सारे ऑप्शंस पे गलत कर दिया। सिनेरियो डेवलपमेंट फेज लास्ट में आता है, पहले आप ऑप्शन आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या सिनेरियो, एंड देन उसमें से सिलेक्ट करोगे। सिंपल चीज थी, मैं यहाँ थोड़ा सा गलत कर गई, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। यानी कि पहले प्रिपरेशन होगा, फिर डाइवर्जन प्लानिंग फेज, फिर ऑप्शन को आइडेंटिफाई करोगे, यानी सिनेरियो को आइडेंटिफाई करोगे एंड लास्टली उसे रिव्यू करने के बाद एक सिनेरियो जो आप सिलेक्ट करोगे उसे डेवलप करोगे। तो ये इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है assertion reasoning का। Every product or service should be branded, otherwise they will be treated as a commodity. If the product or service is branded, then it always commands a higher price. Okay, अब इसका हमें तीन चार इसमें टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो इसमें पहला है आपका प्रोडक्ट, या नहीं मैं इसे लाइन से समझाती हूँ। कॉमोडिटी, फिर आपका आएगा प्रोडक्ट, और फिर आएगा ब्रांड। ओके, कॉमोडिटी का मतलब है रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसकी वजह से या जिसके कॉम्बिनेशन से आप प्रोडक्ट बनाते हो, दैट इज योर कॉमोडिटी। फॉर एग्जांपल वीट, ठीक है, वीट क्या है, रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट यानी कि एंड जो कॉम्बिनेशन होता है, एंड प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट जो होता है वो एंड रिजल्ट ऑफ रॉ मटेरियल जब प्रोसेस करते हैं तो, ठीक है, वो प्रोडक्ट होता है आपका। ये गुड हो सकता है या सर्विस हो सकता है, और इसका एग्जांपल है जैसे वीट है, तो वीट से क्या बनाया हमने, ब्रेड, तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। ब्रांड, अब ये ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों हो सकता है, ठीक है। ब्रांड का मतलब है कि अब इसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द नेम ऑफ अ कंपनी, कि हाँ इसका कोई सिंबल है, इसका कोई लोगो है, उसके नाम से लोग जानते हैं, ठीक है, सिंबल, लोगो एक्सेट्रा, तो वो हो गया ब्रांडेड, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल मान लो, मुझे तो ब्रेड का कोई एग्जांपल नहीं आ रहा, लेट्स से व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड के ना बहुत सारे ब्रांडेड आते हैं, आप उसका एग्जांपल देख लेना। अभी तो मुझे एग्जांपल बिल्कुल स्ट्राइक ही नहीं कर रहा। वीट से मान लो बिस्किट बन रहा है, बिस्किट का एग्जांपल पार्ले जी ब्रांड हो गया। तो इसमें आप एसेशन रीजनिंग पे वापस जाते हैं। एवरी एवरी प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी ब्रांडेड, अदरवाइज दे विल बी ट्रीटेड एज कमोडिटी। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं किया, ब्रेड तो ब्रेड ही होता है, ब्रेड का कोई सा भी पीस हो, या बिस्किट तो बिस्किट ही होता है। मान लो बिस्किट के जो खुले आते हैं ना पैकेट में, बेक्ड आते हैं, तो उसको तुम किसी और से रिप्लेस कर लोगे तो आपको पता थोड़ी चलेगा, वो तो रिप्लेसेबल है। बट अगर वही चीज जो, तो मतलब वो कॉमोडिटी क्यों है, क्योंकि कॉमोडिटी का एक सबसे बड़ा फीचर है कि वो फ्यूजाइल होता है। फ्यूजाइल का मतलब है कि ये डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि वीट है, अब आपने यहाँ से मान लो ए जगह से निकाला या बी जगह से आया खेत से, आप थोड़ी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वीट तो वीट ही रहेगा। वही चीज इसमें भी है, अगर ब्रेड है, ब्रेड को डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रांड होना जरूरी है। तो एवरी प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी ब्रांडेड, अदरवाइज उसे कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। इफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज ब्रांडेड देन इट ऑलवेज कमांड्स अ हाई प्राइस, नहीं, कुछ केसेस में ये सही है कि
जो प्रोडक्ट है अगर वो ब्रांडेड है, जैसे गुची का बैग हो गया, तो वो अपना पैसा हाई रखेंगे। पर ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो कम रेट में भी अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट नहीं, बोथ ये ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन सी जो है आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का। अभी के लिए यही खत्म करते हैं, बाकी बाद में पढ़ते हैं। बाय।